बच्चों, आज हम इकाई 3 आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला अवधारणाओं में हमारा टॉपिक है भारतीय यानी राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है, अवधारणा में पहली अवधारणा हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जो ये नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बच्चों, ये एक बुक का नाम है और आपको पता करना है कि इस बुक के राइटर कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के अंत अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। ठीक है, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिसमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख तत्व शामिल किए गए। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। अब यह है कि समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है बच्चों, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसके क्रियाशील सदस्य बनता है। प्रत्येक समाज अपने संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान पान की आदतें सिखाता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? समाजीकरण, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रक्रिया को हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा क्या होगी कि इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक जो है वो मानव समाज में समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जो है वो राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसी प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का साधन है। समझ में आया आपको? राजनीतिक समाजीकरण जो है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक साधन है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज है। अतः भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वही साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है। इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में आपने समझ लिया होगा कि समाजीकरण जो है वो जैसे भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र समाज है। भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है। इसीलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का, एक हस्तांतरित करने का एक साधन है राजनीतिक समाजीकरण।
जिससे हमारी संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकेगी। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज है। अतः भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था और बंद समाज है। इसकी चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, राजनीतिक समाजीकरण की अब इम्पोर्टेंट हम इस जो टाइटल है वो किसने ये बुक लिखी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट साइमन जिनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये बुक किसने लिखी है? हर्बर्ट साइमन ने ये बुक लिखी है। अब आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। साथ ही आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनके राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। फिर एक राजनीतिज्ञ है काव नाग। राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है वो राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। इन परिभाषाओं का सार ये है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना और विकसित करना है, जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। तो अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक समाजीकरण के साधन, यानी टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी प्रतीत होती है जो औपचारिक तरीकों से ये कार्य करती है। प्राय खुले और लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। उपरोक्त संस्थाएं किस प्रकार से ये कार्य करती है, इस पर दृष्टि डालना उपयोगी रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसके टूल्स में सबसे पहला टूल्स है, इसका सबसे पहला साधन है परिवार। बच्चों, परिवार के बारे में बात करते हैं, फैमिली, ठीक है। परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे सत्ता का बोध होता है। पिता को अपनी सत्ता का और उसकी सत्ता का बच्चों को बोध होता है, ठीक है। उसके बाद वह माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने और परिवार में सहयोग करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें जो होती हैं, इन बातों को सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। सामान्यतः चुनावी अनुभव यही बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थन होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। फिर आती हैं आपकी शिक्षण संस्थाएं। दूसरा टूल्स, राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक आदतों को सीखता है, आत्मसात करता है, शिक्षण संस्थाओं में जाकर वही आदतें और मजबूत हो जाती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहयोगियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है।
बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी इसकी संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा, उसके राजनीतिक विज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षक अपने आचरण और अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है आपका अगला टूल, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में आपके अपनी राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपनी नीतियों, विचारधाराओं, कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों और साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है। ऐसे राज्य में समाजीकरण के साधन पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है एवं वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आपका अगला टूल्स आता है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, विभिन्न राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जनसंचार के साधन अगला टूल्स है। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को और उसके विचारों को दिशा देने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। और भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिकों व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहीं किसी और देश के अंदर सरकार के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का ही अंतर है। अब आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य है व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना। यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बनती है। और राजनीतिक समाजीकरण के साधन है परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, जनसंचार के साधन आदि। और तीसरा है शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, मजबूत होगी, उसका राजनीतिक समाजीकरण उतना ही सुदृढ़ होगा।